नमस्कार। राजस्थान चुनावों का निर्णायक दिन बस एक रात दूर है। कल यानी 25 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक चरण में मतदान होना है। पिछली बार 2018 में करीब 75% मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। आयोग की कोशिश है कि मतदाता बूथ तक नहीं बल्कि बूथ मतदाताओं तक पहुंचे। ऐसा होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि मतदाता प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। लेकिन उम्मीद केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भी हो रही है। जी हां, इस बार के चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला हाई प्रोफाइल बन गया है। इन हाई प्रोफाइल सीटों पर आमने सामने का रोचक मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें इन बड़ी सीटों पर रहने वाली हैं। 5 बार के विधायक रह चुके सीएम अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की झालरापाटन, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की तारानगर, सचिन पायलट की टोंक विधानसभा, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की झोटवाड़ा सीट और ऐसी कई महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां के परिणामों का खास तौर पर इंतजार रहेगा। कौन कौन सी हैं ये सीटें, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोटा उत्तर में प्रत्याशी होंगे बीजेपी के प्रहलाद गुंजल, टोंक से अजीत सिंह मेहता और सचिन पायलट के सामने खड़े होंगे। वहीं मंडावा से रीटा चौधरी के सामने बीजेपी के नरेंद्र कुमार होंगे। झोटवाड़ा में अभिषेक चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके सामने राज्यवर्धन सिंह राठौर एक बड़ा नाम। विद्याधर नगर में दिया कुमारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तिजारा में बाबा बालकनाथ के सामने कांग्रेस के इमरान खान चुनौती देंगे। सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा के सामने होंगे दानिश अबरार, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। किशनगढ़ में भागीरथ चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने विकास चौधरी चुनाव लड़ेंगे। सांचौर में सुखराम बिश्नोई के सामने बीजेपी के देवजी पटेल। लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया के सामने गोविंद सिंह डोटासरा, इंपॉर्टेंट सीट फिर से एक बार। नाथद्वारा में विश्वराज मेवाड़ बीजेपी के प्रत्याशी। बायतू में हरीश चौधरी कांग्रेस के, उनके सामने बीजेपी के बालाराम मूड। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल खाजूवाल वाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की करीब 41 सीटें हैं जो कि हाई प्रोफाइल सीट बन गई हैं। और इन हाई प्रोफाइल सीटों पर नतीजा क्या आएगा इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि दिलचस्पी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये हाई प्रोफाइल सीट के समीकरण क्या होते हैं, किस तरीके से मतदाता यहां पर वोट करता है, कैसी तैयारी पार्टी की तरफ से होती है और क्या कैंडिडेट्स के ऊपर भी एक बड़ा दबाव होता है यहाँ चुनाव लड़ने का, क्योंकि साख दांव पर है। सिर्फ प्रत्याशी की नहीं बल्कि पार्टी की साख भी कई सीटों पर दांव पर लगी रहती है। तो ये सब चीजें जरा टटोलेंगे आज चुनाव राजस्थान में। हमारे साथ अविनाश जी जुड़े हुए हैं और राजीव तिवारी भी जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर अविनाश और राजीव जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। वरिष्ठ आप लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों लोग का स्वागत कर रहा हूं मैं सबसे पहले शुरुआत अविनाश जी से कर रहा हूं। अविनाश जी, ये जब इतनी सारी हाई प्रोफाइल सीटें हो जाती हैं किसी प्रदेश के अंदर, तो क्या बहुत स्वाभाविक है कि जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प वाला बन जाता है, क्योंकि कई लोग की साख दांव पर रहती है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हाई प्रोफाइल सीटों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो सरदारपुरा से अशोक गहलोत जी की हो, झालरापाटन से वसुंधरा राजे जी की हो, टोंक से सचिन पायलट की हो, तो ये सीटें क्या होती है कि पार्टी, दोनों ही पार्टियां, उन्हें अपने इनका एक वर्चस्व होता है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो एक सेफ सीट जिसे कहा जा सकता है कि पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है। चाहे जैसे पिछले 3 चुनाव का भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास एक बैलेंस सीट हुआ, मतलब सीटें रही है जो 3 बार जनता पार्टी के पास, और 53 सीटें ऐसी रही 200 विधानसभा सीटों में से जिसमें कांग्रेस कभी आ ही नहीं पाई, और 23 सीटें बीजेपी की हमेशा कभी जीत नहीं पाई। तो ये कुछ सीटें ऐसी होती है तो जिसमें जो पार्टी के वरिष्ठ लोग होते हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो आपके तारानगर से राजेंद्र राठौर हो, जो 8-8 बार 7-7 बार जिन्होंने चुनाव लड़ा हो और लगातार वहां से विधायक रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में और उस पर्टिकुलर जनमानस में उनकी एक अलग से छवि होती है, और उस छवि को वो बरकरार रखते हुए वो सीट उन्हीं के उसमें रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। और राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जब बात साख का होता है तो क्या, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या ये जो प्रेशर है केवल प्रत्याशियों के ऊपर ही होता है या फिर पार्टी भी जो है प्रेशराइज फील करती है, क्योंकि एक माहौल बना रहता है कि भाई आपके तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में है, जैसे इस बार बीजेपी ने अपने कई सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वा रही है, तो क्या ये जो प्रेशर है हाई प्रोफाइल सीट्स के बाद पार्टियों के ऊपर भी बरकरार हो जाता है प्रत्याशियों के साथ साथ? बिल्कुल, क्योंकि पार्टियों की साख भी वहां जुड़ी रहती है। जब वो इतने हाई प्रोफाइल सीट पर अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो वो ये मानते हैं कि हमको ये सीट किसी भी सूरत में निकालनी है। जैसे अब 7 सांसद बीजेपी ने खड़े किए,
लेकिन आप देखिए कि ये अपनी सीट पर इस तरीके से उलझ गए कॉन्टेस्ट में कि ये कहीं बाहर जाकर दूसरी सीटों पर प्रचार ही नहीं कर पाए पार्टी का। तो ये सब जो प्रेशर होता है, अब देखिए, अगर देखा जाए तो राजस्थान में 4-5 सीटें ही ऐसी हैं जहां के सेफ मानी जा रही हैं, जहां के जो नेता हैं वो पूरे प्रदेश में घूमकर प्रचार कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में मुश्किल से 1-2 बार ही गए हैं, तो वो इतने कॉन्फिडेंट है या उनका काम वहां पर ऐसा है, उनका नाम साख वहां पर ऐसी है कि उनको मालूम है कि हम नहीं भी जाएंगे 1-2 बार तो जनता को हमारा मालूम है कि किसको जिताना है। तो वो एक तरीके से सुनिश्चित उनकी होती है जीत। जैसे वसुंधरा राजे झालरापाटन से है, सरदारपुरा से अशोक गहलोत है, टोंक से सचिन पायलट हैं। तो आप देखिए, और दूसरी तरफ जो बड़े नेता हैं जैसे सीपी जोशी हैं, विधानसभा अध्यक्ष, वो नाथद्वारा में फंसे हुए हैं तो वो नहीं निकल पा रहे वहां से। तो लोग, जो पार्टी की साख जहां जुड़ी हुई होती है इन बड़े नेताओं के साथ, तो वहां प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी भी उतनी ही चिंतित रहती है और उनको कहती है, अगर वो वहां देखते हैं कि वो कंटेस्ट में है, फंसे हुए हैं, तो उनको कहती है कि नहीं, आप, हम संभाल लेंगे बाकी पूरे स्टेट को, आप अपने क्षेत्र पे ही कंसंट्रेट करें और उस सीट को किसी भी सूरत में हमको निकालिए। अब देखिए, प्रहलाद गुंजल के आगे शांति धारीवाल, वो भी ऐसे कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं कि उनका भी निकलना वहां से संभव नहीं हो पाया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, बिल्कुल दिया कुमारी फिर थोड़ा सा सेफर साइड दिख रही है, लेकिन राज्यवर्धन राठौड़ त्रिकोणीय मुकाबले में उनके भाजपा के ही जो बागी हैं उन्होंने उनको फंसा रखा है। ऐसे ही बालकनाथ हैं तिजारा में, समझा ये जा रहा था कि बालकनाथ जी बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू निकल जाएंगे बिना किसी परेशानी के, लेकिन वो भी आज कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पे बीकानेर में आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो फंसे हुए हैं, बिल्कुल। तो वहां जेठाराम व्यास जो नए पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उनको इतना कड़ा मुकाबला, उन्हीं की जाति के हैं वो, तो उन्होंने उनको इतना कड़ा मुकाबला दे दिया कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। बीकानेर की बात कर रहे हैं आप, बीकानेर पश्चिम की आप बात कर रहे हैं, जेठानंद व्यास, 70 सीटें जी बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हैं बीडी कल्ला और उनके सामने जेठानंद व्यास जो है चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो मुकाबला बड़ा टक्कर का लग रहा है। और शिप्रा माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैम, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि मैम, ये जो इतनी सारी हाई प्रोफाइल सीटें बन गई हैं इस राजस्थान के चुनाव के अंदर, एक तो राजस्थान का चुनाव 24 के मतलब कह सकते हैं कि लोकतंत्र के फाइनल से पहले अपने आप में ये एक बड़ा सेमीफाइनल इसको कहा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा राजस्थान में किस दोनों पार्टियों के लिए जीत हासिल करना, क्योंकि उसका एक बड़ा इंपैक्ट नेशनल पर्सपेक्टिव पे भी पड़ेगा। लेकिन अब केवल अगर राजस्थान में ही देखें तो 40-41 ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स बन गई हैं जहां पर बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी के सांसद आकर के वहां पर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर कांग्रेस अध्यक्ष हों या भाजपा अध्यक्ष हों, इस तरह की तमाम सीटें। ऐसे माहौल में मैम, जनता क्या बड़े नामों की ओर जाती है? आपका अनुभव क्या कहता है कि बड़े नाम ज्यादा प्रभावित करते हैं मतदाताओं को, या फिर उनके मुद्दे जो हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो ज्यादा बड़ा फैक्टर काउंट होते हैं? मुझे लगता है कि राजस्थान की अगर हम फितरत की बात करें तो राजस्थान की फितरत हमेशा से ये रही है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जो जजमेंट करने का जो पैरामीटर होता है वो क्लियर कट डिफरेंस उसमें हमेशा वोटर के मन में रहता है। बिल्कुल। कि अगर लोकसभा के चुनाव है तो किस तरह से वोट करना है, और असेंबली के चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन नेता, अपने नेता का कद और उसकी हैसियत पार्टी में वो भी मायने रखती है। और मुझे लगता है कि क्योंकि एक जो यहाँ की रवायत हो गई है कि एक बार मौका एक पार्टी को और दूसरी बार मौका दूसरी पार्टी को, हाँ। तो वो जो ओपिनियनेटेड जो वोटर पूरा समूह है वो अभी भी उसी मानसिकता में है कि 5 साल इनको मौका देके देख लिया और 5 साल दूसरे को मौका देना है और उनको भी जांचना परखना है। हालांकि मुझे लगता है कि वो जो डिसअपॉइंटमेंट का लेवल है वो करीब करीब बरकरार रहता है, और इसी वजह से वो जो खींचतान और जो कंफ्यूजन की स्थिति या कभी कभी लगता है कि वो डिलेमा होगा, क्लियर कट असेसमेंट करने वालों को और सीफोलॉजिस्ट को भी थोड़ा सा मुश्किल होती है कि किस तरह से उसको जज करें। और बार बार जब ये बात पूछी जाती है कि मतदाता, तो मतदाता साइलेंट भी है, और वो जो सस्पेंस बना हुआ है वो उसी वजह से बना हुआ है कि मन में तो वो ठान के बैठा ही होगा कल चुनाव है, कल उसको मत डालना है, तो उसने तय तो कर ही रखा है।
और तो ये जो आपका सवाल था कि क्या जो चेहरा है वो काम आता है, तो चेहरा, मुझे लगता है कि चेहरे को असेस करने के भी यही पैरामीटर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम कर पाएगा, लेकिन एक देश का भी जो विजन है और देश की जो ताकत है वो प्रदेश में कितनी काम आ पाएगी, वो सारे पैरामीटर्स जो हैं। और स्थानीय मुद्दे निश्चित तौर पर इस बार भी मुझे लगता है कि हर विधानसभा का जो इलाका है वो इसीलिए टफ फाइट लग रहा है क्योंकि लोकल मुद्दे जो हैं वो भी बहुत हावी हैं। बिल्कुल ठीक है आपने मैम। लेकिन अविनाश जी, जब ये अब इसमें बड़ा डायलेमा में जो है वो नेता फंस जाता है जो कि वैसे तो प्रदेश स्तर का नेता है, पार्टी का बड़ा नेता है, लेकिन उसकी खुद की सीट पर जो है काफी पेच फंसा हुआ है। जैसे अगर हम अभी राजीव जी ने जो है शांति धारीवाल की बात की थी, या अभी जैसे बीडी कल्ला साहब की हम लोग बात कर रहे थे, बीकानेर पश्चिम से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, अविनाश जी, ये अपने पूरे प्रदेश संगठन में कितना ज्यादा फिर इसमें इन्वॉल्व रह पाते हैं? क्योंकि जब एक तरफ सुई अपने ही तलवार वहीं लटकी हुई है कि पता लगे मैं अपनी सीट ना हार जाऊं, तो वहां पे ऐसे में आपका पूर्व का अनुभव क्या कहता है? किस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं फिर इन नेताओं द्वारा? देखिए, इसमें दो बातें हैं, हमको दो बातें देखनी समझनी होगी। पहली बात तो ये, एक दो प्रकार के नेता होते हैं राजनीति में। एक तो होता है जो जनता के बीच में रहता है, पूरी जिंदगी उसने जनता के बीच में खर्च की है और जनता के मुद्दों को उठाता है और जनता के लिए काम करता रहा। एक नेता होता है जो पार्टी के लिए ही काम करता है, पार्टी ने जो काम दे दिया, जहां दे दिया, जैसे दे दिया, तो पार्टी के लेवल पे करता है। एक होता है बिल्कुल जनता के, बिल्कुल जिसका जनता से सीधा जुड़ाव रहा हो। तो जहां मैं मानता हूं कि ये जो नाम अभी आपने बताए, जैसे आपके बीडी कल्ला साहब की जो मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उनका जनता से जुड़ाव नहीं, पार्टी में उनका बहुत बड़ा कद है, इसमें कोई शक नहीं है। शांति धारीवाल है, शांति धारीवाल जनता के बीच में भी काफी अच्छा जुड़ाव रखते हैं और उनका पार्टी में भी बहुत बड़ा कद है। तो इस प्रकार से जैसे वसुंधरा राजे की बात करें या अशोक गहलोत की बात करें, तो ये तो एक ब्रांड चेहरा है। ये तो 2 बार वो मुख्यमंत्री रह ली है और ये अशोक गहलोत जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस चीजों को मेरा मानना ये है कि जो जनता के बीच में, जो जनता से जुड़ा हुआ बिल्कुल नेता, उनके सुख दुख में उनके एक साथ खड़ा रहता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो, तो उसको हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन राजीव जी, इसमें एक सीधी बात अब ये कर लेते हैं। ये तो एक हमने बात करी किस तरीके से हाई प्रोफाइल पूरा मामला प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो उसमें क्या माहौल है और जनता क्या सोचती है। शिप्रा जी के पास मैं आना चाह रहा हूँ। शिप्रा जी, मगर इसमें सीधी बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैं सीट दिखा रहा हूँ, ये उदयपुर की सीट है, यहाँ ताराचंद जैन खड़े हैं, मांडल से उदयलाल भडाना है। इसी तरह बड़ी सीटों को अगर ले लें साफ तौर पर, सरदारपुरा की बात कर लेते हैं, अशोक गहलोत 5 बार वहां से विधायक रह चुके हैं, उनके सामने इस बार महेंद्र सिंह राठौर खड़े हैं। झालावाड़ में राजेश जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने रामलाल चौहान खड़े हैं। शिप्रा जी, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि जिसको अंडरडॉग माना जा रहा है वो जो है बड़ा निकल के भी सामने आ सकता है? देखिए, इंस्टेंटली तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जैसे तिजारा की एक सीट आप मानिए, हाँ, कि जहां से बालकनाथ जी का हम जिक्र कर रहे हैं, और वो जैसे सीट है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी फंसी। वैसे हवा महल की, जयपुर की बहुत सारी सीटें हैं जहां थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लियर कट नजर नहीं आ रही है। जैसे हवा महल है, किशनपोल की सीट है, ये दोनों सीटें ऐसी हैं। अंडरडॉग के मामले में एक और मैं बात मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है कि ये जो 15-20 ऐसी सीटें हैं जहां पर की जो थर्ड फ्रंट अगर हम कह लें, जहां भाजपा और कांग्रेस के से इतर जो दूसरी पार्टीज हैं, उनकी भूमिका, जैसे बीटीपी पार्टी है, पिछली बार भी उसके पास 2 सीटें थी बीटीपी के पास में, बसपा के भी 6 विधायक जीत के आए थे। तो वो ऐसे चेहरे थे जहां जब हम डिबेट्स में बैठते हैं तब उनका नामो निशान नहीं होता है, उनका कहीं जिक्र भी नहीं होता है। लेकिन वो पिछली बार 2 सीटें जीत के, और इस बार बीटीपी से निकल के बीएपी पार्टी भी उन्होंने बनाई है। तो वो कुछ चेहरे हैं, जैसा कि अभी पहले पैनलिस्ट कह रहे थे, कि जिनका की सीधा वोटर से जुड़ाव है, जनता से जुड़ाव है। वो ऐसे चेहरे हैं जहां शायद हाई प्रोफाइल ना हो वो। जैसे एक सीट है, फलौदी की सीट है, जहां पर छंगानी साहब कांग्रेस की सीट से लड़ रहे हैं। अब शायद बहुत जनता में उस तरह से चेहरा नहीं है, लेकिन जमीनी काम करने वाले लोग हैं, लोगों से जुड़ाव वाले लोग हैं, तो जैसे उनकी सीट लगती है कि सेफ सीट है और निकल जाएगी वो सीट। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां हाई प्रोफाइल चेहरे नहीं, और इसीलिए वो नाम भी शायद जबान पे एकदम से नहीं आ पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाई प्रोफाइल आप मान रहे हैं, वो सीटें भी बहुत सेफ नहीं लग रही हैं। जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी की सीट है। अब किरोड़ी लाल ऐसे नेता हैं जो कि पूरे 5 साल आपने देखा कि
बिल्कुल सक्रिय नेता की तरह रहे वो। लेकिन उनकी सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी थी, और इसी वजह से जो ये बात है कि ऐसे कद्दावर नेता जिनकी की उपयोगिता पार्टी के तौर पर, संगठन के तौर पर पूरे प्रदेश के लिए प्रचार और दूसरे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने की स्थिति में थे, ऐसे कैंडिडेट्स वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो त्रिकोणीय मुकाबले में थोड़े से फंसे हुए हैं। ठीक है ऐसी जी। मैं लौटूंगा आपके पास मैम, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, उसके बाद दोनों पैनलिस्टों के साथ चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल सीटें होती हैं उनके परिणामों पर सबकी नजर रहती है, लेकिन परिणाम से पहले किस तरह वहां पर तमाम समीकरण बैठाए जाने का प्रयास चल रहा है और जनता के मन में क्या है, इसको टटोलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के लिए चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनावों में इस वक्त उन सीटों की जिन पर सभी की नजर है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीटें बन गई हैं। हाई प्रोफाइल यानी कि बड़े नेताओं की साख इन सीटों के परिणामों पर दांव पे लगी। हमारे साथ शिप्रा माथुर जी जुड़ी हुई हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ साथ अविनाश जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं, अब सीधी बात कर लेते हैं तारानगर विधानसभा की। तारानगर में नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौर, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने नरेंद्र बुडानिया चुनौती दे रहे हैं। जरा बताइए क्या आपको लग रहा है, आप तो राजस्थान में राजनीति का एनालिसिस आप लोग करते रहते हैं, ये पर्टिकुलर सीट पर क्या आपका विश्लेषण है सर? देखिए, तारानगर की जो सीट है और नेता प्रतिपक्ष जो राजेंद्र जी राठौड़ है, तो मैं समझता हूं कि वो उनका सीधा जुड़ाव जनता के साथ है। और तारानगर के लिए एक प्रकार से अगर कहा जाए, क्योंकि आप अगर राजस्थान के शहरों की बात ना करते हुए रूरल की अगर हम बात करें, तो रूरल में आज भी ऐसा माहौल है कि जहां लोगों में थोड़ा सा ये क्रेज रहता है कि नहीं हमारे लीडर है, हमको इनको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं हमें इनको देना है, वो एक तरफा वोटिंग करते हैं। वहां ऐसा पार्टी का या वो वहां व्यक्ति को देखते हुए, और जो व्यक्ति उनके रात दिन उनके सुख दुख में, उनके अस्पतालों के इलाज में, उनके किसी भी समस्या में जो खड़ा रहता हो, तो राजेंद्र राठौड़ एक ऐसा ही नाम है, राजेंद्र राठौड़ एक ऐसा ही नाम है। तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी की एक प्रकार से सेफ सीट आप इससे मान सकते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसको हम सेफ सीट मान सकते हैं, और लेकिन ये भी हमको ध्यान देना होगा, लेकिन अविनाश जी की यही तारानगर की वही सीट है जहां पर जब सूची जारी हुई थी राजेंद्र राठौर का नाम यहां से आया था, तो उसके बाद यहां पे अंदरूनी विरोध भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला था। तो क्या वो कहीं ना कहीं जो है बैकफायर कर सकती है वो चीज? नहीं, मेरा मानना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें इस चुनाव में कोई हावी होगी राजेंद्र राठौर के लिए। अगर ऐसा कुछ होता तो नेता प्रतिपक्ष शायद वो नहीं बन पाते, और उनका बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव भी है राजेंद्र राठौर का, और राजस्थान की राजनीति में वो एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता भी रहे हैं। तो मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ है। ठीक है अविनाश जी, और ऐसे ही बड़े कद्दावर नेताओं की हम लोग बात कर रहे हैं जिनकी साख इस चुनाव में दांव पर है। शिप्रा जी, ये झोटवाड़ा सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लग रही है, क्योंकि झोटवाड़ा में तो देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद थे, उनको विधायक का टिकट मिला, और आपको ध्यान होगा जब उनको टिकट दिया गया तो बीजेपी में कितना ज्यादा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत विरोध उन दावेदारों की तरफ से हुआ जो टिकट मांग रहे थे। बोला गया पैराशूट लैंडिंग कराई गई है, और स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया। उसके बावजूद भी राज्यवर्धन सिंह राठौर का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार दिखाई दिया, मिठाई बांटते हुए वो नजर आए। तो वो मिठाई की मिठास जो है इस सीट पर घुल जाएगी बीजेपी के लिए, या फिर मुश्किल पड़ सकता है थोड़ा? मुझे लगता है कि अभिषेक चौधरी जो उनके सामने हैं, क्योंकि वो युवा नेता हैं और कांग्रेस संगठन में बहुत सक्रिय नेता के तौर पर रहे हैं, तो आसान तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा चुनाव। और ये जो सारी सीटें हैं, मुझे लगता है कि जो जयपुर की 4-5 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर जो वोट का जो डिवीजन है, मतलब हम माने कि 30, मैं जानबूझकर ये बात नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि धर्म और जाति और इन सब की बात हमें शायद चैनल्स पे नहीं करनी चाहिए जिस तरह से राजनेता करते हैं, लेकिन जो वोट का जो डिवीजन है वो एक मायने रखता है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर ठीक रहती है। ये सारी सीटें ऐसी हैं, जयपुर की 4-5 सीटें अगर हम माने तो, कि जहां पर अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा तो ही संभावना जो है वो भाजपा की बनती है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर अच्छा नहीं रहा फेवर में तो मैम एक लक्ष्मणगढ़ भी बड़ी दिलचस्प सीट बनेगी, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार वहां से हैं पूर्व सांसद सुभाष महरिया। तो ये भी, मैं इस सीट पर भी जरा आपका थोड़ा सा एक विश्लेषण जानना चाहूंगा। और डोटासरा जी का मामला थोड़ा सा ऐसा है कि जो कांग्रेस के खिलाफ में जो अगर कोई बड़े मुद्दे बने हैं तो वो 2 मुद्दे मैं मानती हूँ कि खास तौर से, और भी मुद्दे होंगे लेकिन 2 मुद्दे जिसे कि बीजेपी ने खास तौर से बुनाया भी और वो असल मुद्दे भी हैं, वो है महिला सुरक्षा की बात और दूसरा है पेपर लीक की बात। तो पेपर लीक का जो मामला है और
उनसे भी जुड़े हुए जो मामले हैं कि ईडी के भी छापामारी हुई, खोजबीन हुई, तो वो थोड़ा सा माहौल मुझे लगता है क्योंकि करप्शन जो है वो अभी भी दिलो दिमाग में, खासतौर से जो युवा वोटर्स हैं, हाँ। युवा वोटर्स के दिमाग में ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप प्रदेश में सुशासन और गवर्नेंस के लेवल पर हमारा फेलियर है और हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस बात के लिए जिम्मेदारी जो है वो बड़े नेताओं पर, किसी पर तो आएगी वो जिम्मेदारी। और ये मुझे लगता है कि अगर जहन में रहा लोगों के, मतदाता के, तो ये सीट भी मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान हो। तो मुकाबला कड़ा रहेगा। और जिस तरह से शिप्रा जी ने बताया कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको बीजेपी बुनाने की कोशिश कर रही है, और अगर जनता ने सीट जैसे आप कहें कि नाथद्वारा की सीट है, उदयपुर की जो सीट है, ये दोनों सीटें भी ऐसी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है। टफ तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत टफ है, क्योंकि वो जहां पर गौरव वल्लभ खड़े हैं, तो उनके सामने वो वहां जमशेदपुर से पहले हारे थे और स्पोक्स पर्सन रहे हैं कांग्रेस के, और उनको बाहरी प्रत्याशी बताकर इस तरह से करने की कोशिश की, तो उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है जीत। और उधर जो नाथद्वारा वाला मामला है वो भी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि सीपी जोशी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन उनके सामने क्योंकि मेवाड़ का एक जो सम्मान है पूरे राजस्थान भर में, मेवाड़ रियासत का, तो वो जब उनके परिवार से जो व्यक्ति आते हैं तो उनकी संभावना, जैसा कि मुझे ग्राउंड से थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत करके पता लगा, मैं जा तो नहीं पाई उस इलाके में, मैं कुछ इलाके में घूमी, सारे तो नहीं घूम पाई, लेकिन मुझे लगता है कि वो हाई प्रोफाइल होने के बावजूद कुछ सीटें ऐसे लग रहा है कि कंफर्टेबली निकल जाएंगी। ठीक है मैम, और क्योंकि शिप्रा जी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक वाइंड अप कमेंट इस चीज को लेकर के जरूर कर दें कि पूरा माहौल जो अभी आपको दिखाई दे रहा है उसका एक शॉर्ट एनालिसिस अगर आप बता दें कि किस तरफ योजनाएं क्या गहलोत साहब की भारी है, या फिर प्रधानमंत्री का दावा कि मोदी की गारंटी योजनाओं पर भारी पड़ जाएगी, वो ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो चुनाव है वो ऐसा चुनाव है जिसमें कि हार जीत का जो फासला है वो शायद बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि जो योजनाओं की आप बात कर रहे हैं उसकी बात लोगों में है कि कुछ योजनाएं पहुंची हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ योजनाएं पहुंची है, लेकिन बहुत सारी, अभी मैं आपको नाम नहीं गिना पाऊंगी, मेरे पास हालांकि है पूरा, लेकिन योजनाओं की चर्चा है आम जनमानस में, आप ये कह रही हैं? चर्चा है, लेकिन कुछ नाराजगी इस बात को लेकर है कि वो जमीनी तौर पर उनको वो पहुंची नहीं है योजना। ठीक है मैम, ठीक। मुझे लगता है तो जो इंडिपेंडेंट जो जीत कर आएंगे, इंडिपेंडेंट और थर्ड फ्रंट के जो लोग जो प्रत्याशी जीत के आएंगे, पिछली बार 17 थे, इस बार भी मुझे लग रहा है कि 10-15 के आसपास अगर उनका आंकड़ा रहता है तो वो भी एक भूमिका अदा रोल प्ले करेंगे, अगर बहुत क्लियर मार्जिन। तो तमाम फैक्टर्स जो है वो बड़ी भूमिका इन चुनाव में निभाने वाले। मैं अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका भी कर रहा हूँ, शिप्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चुनाव राजस्थान में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो तमाम बड़े फैक्टर्स हैं जो इन सीटों पर अपना रोल प्ले करेंगे, और भी कल सुबह से लगातार एनटीवी राजस्थान पर आप हमारी चुनावी कवरेज में जरूर जुड़िएगा। सटीक जानकारी हर सीट की मिलती रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।